दोस्तों, भारत इस वक्त सबसे तेज डेवलप होती हुई कंट्री है। आज हर सेक्टर में इंडिया अपनी बढ़त बनाता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ यहाँ भारत को लेकर बात की जाए तो इसके ही कई हिस्सों में डेवलपमेंट को लेकर काफी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, जो आपको चौंका देगा। अगर हम भारत को वर्टिकली दो हिस्सों में बांट दें, जिसमें एक तरफ वेस्ट पार्ट है तो दूसरी तरफ ईस्ट पार्ट है, तो भारत के डेवलपमेंट की कहानी तो पूरी तरह से ही बदल जाती है। यहाँ आप खुद से समझ सकते हैं कि इस लाइन की तरफ यानी कि वेस्ट साइड में जीडीपी 8% तक देखने को मिलती है, जो कि गुजरात जैसे स्टेट की है। वहीं इसके ईस्ट पार्ट वेस्ट बंगाल की 6% ही जीडीपी है। वहीं इस हिस्से की लिटरेसी रेट भी वेस्ट से कम है। साथ ही बाकी चीजें जैसे पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियली और हेल्थ सर्विस को लेकर भी ईस्ट वेस्ट पार्ट से पीछे है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों दोनों के विकास में इतना अंतर है, जबकि अगर हम यहाँ इतिहास को देखें तो ईस्ट पार्ट वेस्ट से काफी बेहतर कंडीशन में रहा है। यहाँ का मौर्य एम्पायर का बेस पाटलिपुत्र, चोला, सुंगा, पाला का भी राजवंश ईस्ट इंडिया में ही रहा है, यानी कि इतिहास में यह भाग काफी विकसित रहा। वहीं वेस्ट पार्ट में कुछ खास विकास नहीं रहा, लेकिन आज वेस्ट पार्ट ईस्ट से काफी आगे निकल गया। तो चलिए जानते हैं आखिर इस डिफरेंस के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, ईस्ट से वेस्ट डेवलपमेंट की कहानी आज से 2500 साल पहले से शुरू होती है, यानी कि 321 बीसी। उस वक्त मौर्य साम्राज्य का भारत पर राज चलता था। उस वक्त इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से जाना जाता है। सीधी सी बात है कि राजधानी होने के कारण ये काफी विकसित थी। इसकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी। फिर इसके बाद कई राजवंश भारत में आए, लेकिन सब ईस्ट में ही रहे। इसके 1000 साल बाद इसी ईस्ट पार्ट में एक साम्राज्य का राज शुरू हुआ, जिसका नाम था द माइटी चोला। ये राजवंश भी काफी शक्तिशाली रहा था। इतना ही नहीं, इनके लिए तो ये भी कहा जाता है कि ये काफी एडवांस भी थे। इन्होंने सबसे पहले ईस्ट पार्ट से समुद्र के जरिए व्यापार करने की नींव रखी थी। व्यापार को लेकर इतना बड़ा बदलाव उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद फिर से राजवंश बदले और 16वीं सदी में ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया आया, जो बहुत ही समृद्ध था। बताया जाता है कि उस वक्त इसकी जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी का 24% तक का हिस्सा रही थी। इतना पैसा होने से साफ जाहिर होता है काफी एडवांस और डेवलप थे। लेकिन दोस्तों, आज ये कहानी एकदम बदल चुकी है और ईस्ट पार्ट वेस्ट के मुकाबले काफी पीछे चला गया है। अगर यहाँ वेस्ट साइड की सिटी मुंबई की बात करें तो ये अकेले देश का जीडीपी का 7% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इतना ही नहीं, इंडिया की मोस्ट कॉमर्शियल सिटी भी इसी हिस्से में मौजूद है, जैसे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, सब भारत के वेस्ट साइड में ही हैं। ये भी बात क्लियर है कि जहां कॉमर्शियल हब होंगे वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे ज्यादा होगा। आज ये सब एक मैप से भी क्लियरली समझ सकते हैं, जैसे कि हम पाइप गैस का उपभोग वेस्ट साइड में ज्यादा है बजाय ईस्ट के। इसके अलावा ट्रेवलिंग के लिए एयरपोर्ट्स भी वेस्ट में ज्यादा बने हुए हैं, यानी कि हर सेक्टर में वेस्ट काफी आगे जा चुका है। ऐसे में सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये पीछे रह गया। दरअसल दोस्तों, ये सब तब शुरू हुआ जब वेस्ट बंगाल तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसकी जीडीपी दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा रखती थी। तब अंग्रेजों की इस पर नीयत फिर गई और इसे हासिल करने के लिए वो यहाँ आ गए। इसे पाने के लिए अंग्रेजों ने बक्सर युद्ध किया और इसे जीतकर बंगाल को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद उन्होंने इसे लूटना शुरू कर दिया। यहाँ की सारी चीजें अपने देश भिजवानी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि वेस्ट बंगाल से अपने देश सामान को भिजवाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना होता था। इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने भारत के वेस्ट कोस्ट पर कब्जा करने के बारे में सोचा, यानी कि बॉम्बे में अपना नया कोस्ट बनाने की प्लानिंग तैयार की। वहीं जब अंग्रेज बॉम्बे आए तो यहाँ 7 आइलैंड का ग्रुप था। यहाँ सिर्फ जंगलों और कुछ जनजातियों का ही वास था। वहीं ये 7 आइलैंड भी बिखरे हुए थे। यहाँ आने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले आइलैंड को जोड़ दिया और इसे एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर और फाइनेंशियल हब ही बना दिया, जिसके बाद इस बॉम्बे की सूरत ही बदल गई और तभी से ही मुंबई कभी नहीं सोने वाला शहर बन गया, जो आज तक बरकरार है। आज भी यहीं से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन जब अंग्रेज गए तब हमारी ग्रोथ गिर चुकी थी। उस वक्त भारत की विकास दर 3.5 तक रुक सी गई थी, क्योंकि हमारे पास कोई विदेशी मुद्रा कोष नहीं था। चारों तरफ गरीबी, भुखमरी थी। यानी ये हालात ऐसे थे जैसे कि आज श्रीलंका के हैं। भारत की हालत को खत्म करने के लिए 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों पर सरकार की कई बंदिशों को खत्म कर दिया, जिससे ये कंपनियां खुलकर काम करने लगी। वहीं मुंबई, जो अभी भी देश की ट्रेडिंग और फाइनेंशियली हब बना हुआ था, जिसके कारण ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां यहीं आकर सेटल हुई। इसके साथ ही मुंबई के आसपास के एरिया जैसे पुणे, सूरत, अहमदाबाद का डेवलपमेंट बहुत कम समय में हुआ। दोस्तों, ये पता चल गया कि वेस्ट पार्ट के विकास के पीछे इतिहास तो कारण रहा है ही,
लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी रही है कि जिससे डेवलपमेंट तेजी से हुआ है। भारत के मैप में देखें तो जहाँ प्राकृतिक संसाधन ईस्ट पार्ट में ज्यादा हैं, वहीं वेस्ट में कम, लेकिन इसके बाद भी वेस्ट पार्ट ज्यादा डेवलप्ड है। इसके पीछे का कारण ये है कि जहां नेचुरल रिसोर्स ज्यादा होते हैं, वहीं खुदाई, डिफॉरेस्टेशन और खदाने के खाली होने की संख्या ज्यादा होती है। यानी कि एक तरह से कहें तो यहाँ जमीन के शोषण ज्यादा होता है, जिससे यहाँ की मिट्टी इतनी बंजर हो गई कि यहाँ कुछ भी उत्पादन कर पाना मुश्किल हो गया। वहीं वेस्ट पार्ट में ज्यादा खुदाई एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था, जिससे यहाँ की जमीन फर्टाइल थी। ऐसे में यहाँ अच्छा उत्पादन होता था, जो डेवलपमेंट को बढ़ाता है। इसके साथ ही वर्ल्ड मैप में वेस्ट साइड की स्थिति ने उसे आगे बढ़ने पर साथ दिया। भारत में वेस्ट साइड में सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है। स्वेज कैनाल जैसे बिजी पोर्ट का रास्ता भी वेस्ट हिस्से से ही होकर जाता है। ऐसे में वेस्ट पार्ट व्यापार के लिए परफेक्ट रहा है। भारत जिन देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है, वो भी इसके वेस्ट पार्ट में ही आते हैं, जैसे अमेरिका। और कई यूरोपियन देशों से भी इसी हिस्से के जरिए व्यापार किया जाता है। यानी कि भारत के इस हिस्से के जरिए भारत का डेवलपमेंट हुआ है। वहीं इस डेवलपमेंट से हमारी जनसंख्या भी प्रभावित हुई है। मैप से साफ जाहिर होता है कि इंडिया के वेस्ट पार्ट में पॉपुलेशन ज्यादा है, वहीं ईस्ट पार्ट में कम है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट खुद ये कहते हैं कि इंडिया की आधी जनसंख्या अपने जन्म स्थल से दूसरी जगह माइग्रेट कर चुकी है। यही हाल 1991 के दशक से लेकर आज तक देखने को मिल रहा है। लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि ईस्ट में डेवलपमेंट बहुत ही धीमा पड़ गया है, वहीं वेस्ट में डेवलपमेंट काफी अच्छा रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ वेस्ट पार्ट के डेवलप होने से देश की ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है, वहीं ये हमारे लिए दिक्कतें भी खड़ी होती जा रही हैं, जिसमें पहली है जनसंख्या। दोस्तों, इंडिया का यह हिस्सा जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा है। यहाँ ओवर पॉपुलेशन की दिक्कतें शुरू हो गई हैं और इन परेशानियों का कोई सॉल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ये ज्यादातर माइग्रेट होकर वेस्ट में आ रहे हैं। वहीं वो दिन दूर नहीं जब 50% से भी ज्यादा जनसंख्या इस वेस्ट पार्ट में ही होगी। वहीं इससे दूसरी परेशानी ये खड़ी हो जाएगी कि देश का एक पार्ट यानी कि वेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा और दूसरा पार्ट यानी ईस्ट पीछे रह जाएगा। यह डिफरेंस किसी के लिए भी सही नहीं होगा। डेमोक्रेसी नंबर 2 यानी कि लिटरेसी। दोस्तों, लिटरेसी में भी वेस्ट पार्ट ज्यादा आगे है, क्योंकि जहां जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, वहां मजदूर भी स्किल्ड होंगे। स्किल्ड वर्कर होंगे तो सैलरी हाई होगी, और सैलरी हाई होगी तो सीधी सी बात है, लिविंग और स्टैंडर्ड भी हाई होगा और वहां का एरिया भी डेवलप होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईस्ट के लोग अनपढ़ हैं। यहाँ ज्यादातर लोग ट्राइब से जुड़े हुए हैं, जिसमें संथाल, मुंडा, ओराउन, इन जनजातियों के एरिया में विकास थोड़ा कम ही होता है। वहीं इस अंतर का तीसरा कारण है राजनीति। दोस्तों, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में केंद्र की सरकार का सबसे बड़ा हाथ होता है। केंद्र सरकार अपने बजट में हर राज्य के लिए पैसे देती है। आंकड़ों के मुताबिक ईस्ट पार्ट को करीब 50% तक की राशि बजट में दी जाती है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों के लिए तो कुल बजट का 10% तक ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये राज्य बहुत पीछे हैं। वहीं वेस्ट पार्ट के राज्य इनसे काफी आगे हैं, जबकि उन्हें इतना बजट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये आगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन्हें इतना पैसा मिलता है तो ये सारा जाता कहाँ है? दरअसल ये सारा पैसा जहां की सिक्योरिटी में चला जाता है।